हेलो स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई की ओर से आज क्लास 12th का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। आपको इस समय जब कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, लोग घरों में हैं सभी लोग, बट हमारे स्कूल के निर्देशक सरस्वती विद्या विहार के डायरेक्टर सर लेखराज जी सैनी के द्वारा आपको घर पर बैठकर शिक्षा मुहैया कराई जा रही है और आप लोगों को टाइमली आपके पास जो वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार से आपकी शिक्षा इस समय भी बाधित ना हो। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से ये निवेदन है या कि आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखते चलें और अच्छे से आप इनको नोटबुक पर नोट करें और लर्न भी करें, याद भी करते रहें टाइमली, क्योंकि अब आप क्लास 12th में आ गए हैं। एक बोर्ड एग्जाम है, प्लस आपको इसी साल ही जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देना है और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं, जैसे एनडीए हो गया आपका, और भी आपको जैसे विट्स प्लानी है, इसके भी एग्जाम्स आपको देने हैं और प्लस 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आपको अपनी जो एजुकेशन है उसको, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक स्कूलिंग ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, ऑनलाइन जब आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आप ऑनलाइन के थ्रू जितना से ज़्यादा जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सरस्वती विद्या विहार स्कूल की तरफ से, आप उन लेक्चर्स को अच्छे से ढंग से तैयार करते रहें, जिससे आप पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बने। क्योंकि आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि निश्चित बात है कि मई तो आपका ऑनलाइन ही टीचिंग चलेगी, तो 1 मंथ एक काफ़ी लंबा समय होता है 12th एग्जाम के लिए, 12th के लिए, क्योंकि अगर हम 1 महीने अपना बेकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। हमें इस साल आपके मतलब बोर्ड एग्जाम्स को भी देख के चलना है और प्लस जेई मेंस और जेई एडवांस को भी देखकर हमें चलना है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से पढ़ते रहें और अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे 11th से रिलेटेड और 12th जो मैं आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टीचर्स से, जिनका नंबर आपके पास है, या आप सीधा डायरेक्टर सर लेखराज जी सैनी सर से भी आप बोल सकते हैं, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे या इन्फॉर्म करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट किया जाए टाइमली, और जिससे आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, कंटिन्यूअसली आगे आपका सिलेबस चलता रहे। तो यही मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ आप देख रहे हैं इस समय का माहौल कि कोरोना के केसेस पर डे कितने आ रहे हैं, काफ़ी अपने दौसा डिस्ट्रिक्ट में भी, राजस्थान में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो घर पर रहें और सेफ रहें, बेफिजूल घर से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई करते रहें घर पे बैठे बैठे। और समय समय पर ये याद रखना है, समय समय पर आप सैनिटाइजेशन और हाथ को साबुन से ज़रूर धोते रहें। तो सबसे पहले आज हम जब लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 12th का, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस अब 2000 जैसे आप 22 में एग्जाम देंगे, 2021-22 सेशन में जो 12th की बुक पहले आपकी आरबीएससी की बुक चलती थी, लेकिन इस साल आपका एनसीईआरटी स्टार्ट होगा, तो आपकी एनसीईआरटी बुक चलेगी इस साल। पिछले साल वाली बुक्स नहीं होगी। चैप्टर्स तो मोस्टली सेम ही है, क्योंकि चैप्टर्स नहीं बदलते हैं, परंतु क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, आपकी आरबीएससी के बुक्स के क्वेश्चंस अलग हैं, तो हमें एनसीईआरटी को इस साल से फॉलो करना है। और आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे अपन,
पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्लास 12th का कि क्लास 12th में हमें कितनी चीज़ों को पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ आपके 11th से के किसी टॉपिक से रिलेटेड है, 11th के किसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको कंपटीशन का भी सिलेबस बताऊंगा कि 12th में जेई मेंस के का जो सिलेबस है उसमें 12th के कौन कौन से पार्ट आपके एनसीईआरटी के जेई मेंस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभिषेक सक्सेना आज अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th का। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th, पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपन क्लास 12th का। ऑफ क्लास 12th, सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी पर। जो आपकी बुक इस साल जो फॉलो होने वाली है वो है आपकी एनसीईआरटी। तो ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं आपके टोटल चैप्टर हैं 13। आरबीएसई में 16 हुआ करते थे तो अभी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 13 में ही कुछ चैप्टर्स, जैसे आरबीएसई की बुक में 2 चैप्टर को मिला के यहाँ पर एनसीईआरटी में 1 चैप्टर बनाया गया है। तो ध्यान से देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट मैं आपको सभी के नाम बता रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि इनमें से ये जो चैप्टर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर चैप्टर आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। थर्ड नंबर पर आता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम आव्यूह। फोर्थ नंबर पर आता है आपका डिटर्मिनेंट। इसको हम बोलते हैं सारणिक। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सतत सांतत्वता एवं अवकलनीयता। एवं अवकलनीयता। ठीक है। 6 नंबर पर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ, इसी में ही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही इन्होंने थोड़ा सा पार्ट डिफरेंशिएशन का भी जोड़ रखा है, अवकलन का। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, चलो थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी नहीं।
पहले हम सारे टॉपिक्स के बारे में लिख लें, फिर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज आपने 11th में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट रूप होता है, इसको बोलते हैं हम एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बोलते हैं अवकलन के अनुप्रयोग के या अवकलन के गुणधर्म लिख लो, अवकलन के गुणधर्म लिखे लेते हैं। चलिए 7 नंबर पर आता है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं समाकलन। 8th नंबर पर आता है आपका 8th नंबर पर वक्रों से एरिया बाउंडेड बाई कर्व। बाई कर्व, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको ही हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को ही आप क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 9 नंबर पर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। 10वें नंबर पर आता है आपका वेक्टर, इसको बोलते हैं, इसको तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, वेक्टर का बहुत नाम सुन चुके होंगे आप लोग फिजिक्स में। और 11 पर आता है 3D, इसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। 12 नंबर पर आता है आपका LP, लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर रेखिक इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को हिंदी में रेखिक प्रोग्रामिंग को यहाँ पर प्रोग्रामिंग ही बोलते हैं। LPP होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और 13 नंबर पर आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं हम प्रायिकता। चलिए ये होता है, ये है आपका एनसीईआरटी का सिलेबस। किसका सिलेबस है, एनसीईआरटी का, जो टोटल आपको चैप्टर 13 में डिवाइड किया गया है। इसको सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी का है। अब अपन बात करते हैं जी एक एक करके। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये इसका आप कुछ रिलेशन एंड फंक्शन, इसका थोड़ा बहुत पार्ट आपने किसमें पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है आपने, 11th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में सीखा है आपने, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 11th में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बिल्कुल न्यू है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आरबीएससी की बुक थी, जो अब इस साल से नहीं चलेगी, उसको इन दो टॉपिक को, 3rd और 4th को
3 भागों में डिवाइड किया था, 3, 4 और 5 यूनिट बनाई थी इन तीनों दोनों। ठीक है, एक तो यहाँ बढ़ गई अब आपकी, देखो मैं 16 करा दूंगा आपकी यहाँ पर टोटल आरबीएससी की। ठीक है, अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये आपकी थी 6 यूनिट थी अभी आरबीएससी में, अब एनसीईआरटी में ये 5th यूनिट हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर एक अवकलन वाली जो प्रश्नावली थी, जैसे 5 और 6 को मिलाकर, उसमें इन दोनों को मिलाकर, ये इन दोनों को मिलाकर 5वीं और 6ठी को मिलाकर 3 यूनिटें बनाई गई थी आरबीएससी में, यहाँ 2 ही हैं। इसमें 7वीं में इंटीग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो आपकी आरबीएससी की बुक में इन दोनों को मिलाकर 2 यूनिटें बनाई गई थी। कितनी यूनिटें बनाई गई थी? 2 यूनिट। ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाई कर्व हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंगल सिंगल वहाँ भी थी, यहाँ भी है। वेक्टर भी सिंगल थी, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग भी सिंगल थी, और 13 ये भी सिंगल थी। ठीक है ना। तो ओवरऑल अब आप देखें कि 13 तो ये है, एक यहाँ बढ़ गई और एक यहाँ बढ़ गई, तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। तो आरबीएससी में इन्हीं यूनिट्स को डिवाइड करके और यूनिट्स बना दी गई थी। तो ऐसा सिलेबस वही है, टॉपिक भी वो ही है, बिल्कुल सेम, बस अंतर है तो क्वेश्चंस का आंसर, जो अंतर होगा वो किसका है? आपके क्वेश्चंस का है। तो ये आपका टॉपिक है। अब आप चलिए, अब अपन इसी में ही मैं बता रहा हूं आपको कि जो जेई मेंस का होगा उसमें अलग से बताते हैं। चलिए यहीं पर, जिससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा ये टॉपिक जेई मेंस में है। अब अगर अपन जेई मेंस के सिलेबस की बात करें, जेई मेन या एडवांस की बात करें, तो ये इसमें ये वाला ये पोर्शन ये आपका जेई मेन में है, ये जेई मेन में है, ये तो जेई मेन में है ही आपका, ये भी जेई में है। और जेई के हिसाब से ये दोनों यूनिट्स, ये पार्ट जो है आपका ये मोस्ट है, ये पार्ट आपका कैसा है भाई? बहुत मोस्ट है, ये याद रखना। ठीक है, सारणिक हो गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये भी आपके जेई मेंस में है, यहाँ टिक करे देता हूँ। ये भी पार्ट जेई मेंस में है, ये भी पार्ट जेई मेंस में है, जेई मेंस में ये भी है, ये भी है आपका, ये पोर्शन भी है, ये 3D भी आपका जेई मेंस में है। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, और यहाँ पर आपका प्रायिकता भी है। लेकिन इसके अलावा एक दो टॉपिक जेई मेंस में अलग से हैं। मैं आपको बता दूं कि एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो जेई मेंस में है। जैसे आपने 11th क्लास में अभी लेटेस्ट पढ़ा होगा लिमिट, तो लिमिट आपका जेई लिमिट जो है 11th में तो आपने बहुत सूक्ष्म रूप में पढ़ा होगा उसको। तो लिमिट टॉपिक जो होगा आपका, वो एक यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, लिमिट ये आपका 12th में है, लिमिट 12th में है। और एक तो ये अपन को एक्स्ट्रा पढ़ना है अलग से, और एक टॉपिक अपन को अलग से पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। ये हमें अलग से पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी भी आपने 11th क्लास में थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत छोटी लेवल पे प्रोबेबिलिटी थी। अब हम 12th पर उसका अपग्रेड वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपग्रेड वर्जन पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और बेसिकली और पूरा मतलब सिलेबस सेम है, बस एक लीनियर प्रोग्रामिंग आपके नहीं है, और पूरा जेई मेंस के सिलेबस में है। और जो टॉपिक अलग हैं वो मैंने अलग लिख दिए हैं। जैसे लिमिट हमें अलग से पढ़ना है, लिमिट को हम हिंदी में बोलते हैं सीमा, ये हम पढ़ेंगे। और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कहाँ? जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो फंक्शन के बाद हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें पढ़ना कैसे कैसे है।
हम जब स्टार्ट करेंगे जेई मेंस में, जब मैं आपका स्टार्ट करूंगा यूनिट फर्स्ट में, तो सबसे पहले हम कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? कैलकुलस से। अब आपको ये बताने की आवश्यकता तो होगी नहीं मुझे कि ये यूनिट इतनी है, मैं पहले ही एनसीईआरटी का आपको पूरा सिलेबस बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम फंक्शन। सबसे पहले कैलकुलस में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं फलन। बीच में 2 लेक्चर में मैं आपका रिलेशन खत्म कर दूंगा यहीं पर, तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्या कंप्लीट होगी? यूनिट फर्स्ट। इस ये फंक्शन जो होता है इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ कैलकुलस। इसकी पूरा कैलकुलस में इसका यूज होगा फंक्शन का। फिर सेकंड नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे इसी में। मैं आपको आउटलाइंस बना के बता रहा हूँ कैलकुलस की, ये आउटलाइंस है। आउटलाइंस का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे में आउटलाइंस बनाते हैं, रूपरेखा, कि हमें कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे हर स्टूडेंट को क्लियर हो कि हम इस टॉपिक के बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट। लिमिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपकी साथ में एनसीईआरटी भी कवर होती जाएगी इसी के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चंस कंपटीशन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा छोटे लेवल के होंगे, तो पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें छोटे लेवल से ही करेंगे, तो छोटे लेवल पर आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। फिर हम बड़े लेवल पर पहुंचेंगे तो आपका जेईई मेंस कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में आपने एनसीईआरटी में ये जो यूनिट है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही जोड़ रखी है, कुछ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे अवकलन को। और थोड़ा सा पार्ट तो आप इसका 11th में भी पढ़ ही चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब भाई एओडी, एओडी बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये मैं बता दूं आईआईटी के पर्पज से ये बहुत मोस्ट है। एओडी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके आईआईटी में। बट अब एओडी में है क्या क्या? एओडी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एओडी में हमें क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान से देखेंगे। इन मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक दिष्टता। मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे आप, प्लस आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, हिंदी भी लिख रहा हूं मैं और इंग्लिश भी लिख रहा हूं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, प्लस हम पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, जो 11th में मैंने 2D में नहीं पढ़ाई है आपको। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ये मैंने ही पढ़ाया है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने सभी में पढ़ा है, चाहे वो वृत्त हो चाहे वो परवलय हो। तो इसको तो इसकी तो हिंदी सभी स्टूडेंट मोस्टली जानते ही हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल की, टेंजेंट को हम स्पर्श रेखा कहते हैं और नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका, इसमें रेट ऑफ चेंज का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं डाले देता हूँ। रेट ऑफ चेंज जो है वो कम आता है जेई में। रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद रॉल्स एंड एलएमबीटी थ्योरम पढ़ेंगे। रॉल्स एंड एलएमबीटी थ्योरम, ये नाम है भाई, रॉल्स नाम है, ठीक है ना, इसकी हिंदी नहीं है।
LMBT का फुल फॉर्म है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज माध्य प्रमेय बोलते हैं इसको हम। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे। मोनोटोनिसिटी हो गई आपकी, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, है ना। इसी में ही एक पोर्शन और है, वो केवल आपका एनसीईआरटी में है, तो उसको हम एनसीईआरटी में कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें पढ़ना है इसमें, तो ये याद रखना है। एक तो क्वेश्चन आपका इससे आना है जेईई मेंस में मोनोटोनिसिटी से, एक मैक्सिमा मिनिमा से आना है, और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल से आना है। इतना तो हमें आना ही, इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही इससे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर वो सॉरी 6 नंबर पर आता है इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं समाकलन। समाकलन की भी दो ब्रांचेज होती हैं, एक तो होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और एक होता है निश्चित समाकलन। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये बहुत मोस्ट है आईआईटी के, निश्चित समाकलन। और ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट, बहुत मोस्ट टॉपिक है, और इससे लगभग ये मान लो आप 3 तक क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन तक जेई, और एक या 2 क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आते हैं। फिर इसके बाद 7 नंबर पर आता है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। इसकी हिंदी में आपको बता चुका हूं पहले ही ऊपर, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। कर्व ये भी मोस्ट है, सदाबहार टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये 8th नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सदाबहार टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। इससे जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं है, इससे ही फंक्शन से भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वैसे आता है एक क्वेश्चन तो लगभग इससे आता ही है। ठीक है, एक यहाँ से आता है, एक दो, दो और एक तीन, तीन, और लगभग जेई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें 6 और जेई मेंस में इससे एक क्वेश्चन आता है, 6 7, मतलब टोटल कैलकुलस से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन जेई मेंस के पेपर में आपको मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। और ये पोर्शन पूरा आपके 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 12th में इस टॉपिक इतने, इस पोर्शन का जो वेटेज होता है वो लगभग टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, और 80 में से इसका जो वेटेज पहुंचेगा आपका, वो लगभग 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 8 32, लगभग 40 नंबर के आसपास, लगभग 50% वेटेज इसका होगा आपका कैलकुलस का। 40 पर मतलब 40 नंबर से ऊपर बेटे। ब्लूप्रिंट में अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई सिलेबस चेंज होगा, तो ब्लूप्रिंट आप अजमेर बोर्ड क्या निकालता है ये देखेंगे। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। काफ़ी मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया 12th के बारे में। अब सभी स्टूडेंट इसको लिख लें कॉपी पर, जिससे सभी को ये मालूम रहेगा कि भाई टीचर अब इसके बाद ये टॉपिक आपको पढ़ाए। ठीक है ना, मैं इसके बाद ये टॉपिक चलेगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप पहले ही खुद ही समझ जाएंगे इसको। चलिए, फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन, यही आपकी यूनिट फर्स्ट है एनसीईआरटी की भी। बस रिलेशन अलग से मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो रिलेशन 1.1 रिलेशन की है,
1.2 1.3 आपकी फंक्शन की है। अब फंक्शन में हमें, फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। फंक्शन के लिए भी मैं आपको आउटलाइंस बनाऊंगा, क्योंकि आउटलाइंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिससे सभी स्टूडेंट को पहले से ही मालूम रहे कि भाई हमें पढ़ना क्या है। आउटलाइंस ध्यान से देखेंगे। आउटलाइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको डेफिनेशन से, वो तो फिक्स है, डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस के साथ ही मैं आपको डोमेन पढ़ाऊंगा निकालना। डोमेन डोमेन पढ़ाई जाएगी, सॉरी ये अरे भाई ये सही हो जा, पेन आ जा। पेन आ ही नहीं रहा है यार। हाँ, डोमेन, डोमेन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रांत। फिर सेकंड नंबर पे आती है रेंज। बीच बीच में थोड़ा सा मैं चेंज भी करता रहूंगा इसमें। रेंज, रेंज में आता है परिसर। रेंज को हम क्या कहते हैं, परिसर बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है काइंड्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार, के प्रकार, ये आपके एनसीईआरटी में है। इसमें एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन के। फिर आता है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पर बताऊंगा मैं आपको कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, ये भी आपका एनसीईआरटी में है। फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा प्रतिलोम फलन, सॉरी इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ये आता है प्रतिलोम फलन। ये भी आपके एनसीईआरटी में है इसके क्वेश्चन। 6 नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे। इनवर्स फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, काइंड्स ऑफ फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें जेई मेंस के लिए पढ़ना है इसको। 7th नंबर पर आता है इवन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं सम विषम फलन। इवन और ऑड फंक्शंस। फिर इसके बाद और भी कई, लेकिन मेनली यही है। और जो भी जैसे इसके इसके बाद भी छोटे छोटे फंक्शंस तो काफ़ी होते हैं, उनके बारे में जनरली हम बताते जाएंगे। तो लेकिन जो मेन होते हैं वो आपके यही होते हैं, ये याद रखना है। आईआईटी के लिए, जेई मेंस के लिए कुछ इसमें बहुत मोस्ट है। जैसे एक ये बहुत मोस्ट है, एक ये बहुत मोस्ट है, एक ये भी बहुत मोस्ट है। ये तीनों बहुत मोस्ट हैं, जो कि आपके तीनों एनसीईआरटी में है। इसमें है आपके एनसीईआरटी में है, और ये आपके जेई मेंस के लिए भी बहुत मोस्ट है। इन तीनों में से एक या दो क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को डेफिनेशन से। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन।
फंक्शन और रिलेशन दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध है, बहुत गहरा, फंक्शन और रिलेशन का। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। चलिए, आपने अभी तक एक नाम सुना था 11th में, आपने ये सुना होगा रिलेशन, और फंक्शन भी सुना है, दोनों ही सुने, रिलेशन और फंक्शन। हटा दूंगा मैं अभी ये तो मैं केवल रिलेशन और फंक्शन क्या होती है। जनरली मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं किसी समुच्चय ए का एलिमेंट हूँ, समुच्चय ए का एलिमेंट जैसे मैं हूँ खुद। अब मेरा अगर कोई एक ही फ्रेंड हो, मेरा कोई एक ही दोस्त हो, केवल और केवल एक ही दोस्त हो, तो उस कंडीशन में मैं फलन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फलन। लेकिन अगर मेरे कई सारे दोस्त हो गए, और कई सारे जो दोस्त हैं वो समुच्चय बी में है। किसमें है? समुच्चय बी में है। जो और दोस्त हैं मेरे, वो किसमें है? बी समुच्चय में है। अगर मैं उन सबका दोस्त हूँ, अगर मैं उन सभी का दोस्त हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रिलेशन बोलेंगे। और अगर समुच्चय बी का कोई एक ही व्यक्ति मेरा मित्र है, केवल, जैसे मेरा मित्र केवल और केवल एक ही कोई व्यक्ति है समुच्चय बी का, तो वहां पर बात होगी फलन की। मतलब फलन और रिलेशन आपस में जुड़े रहते हैं। फलन और रिलेशन आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। फंक्शन होता क्या है? एक जनरली जैसे ये क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि भाई वाई आर यू रीडिंग फंक्शन, भाई हम फंक्शन क्यों पढ़ते हैं? तो मैं आपको सीधे से शब्दों में बताऊं कि फंक्शन क्या होता है। एक इंटरलिंकिंग होता है एक्स और वाई के बिटवीन, एक्स और वाई के बिटवीन एक रिलेशन ही होता है, और वो ही आपका क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। जैसे हम किसी भी प्लेन पेपर पर, जैसे कोई एरोप्लेन आसमान से गुजर रहा है, और अगर हम उसके पाथ को, वो जैसे जैसे उड़ता जा रहा है, अगर हम उसके पाथ को एक प्लेन पेपर पर ट्रेस करें, एक प्लेन पेपर पर अगर आप उसको ट्रेस करते हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ग्राफ को शो अप करेगा। किसी ना किसी के किसको शो करेगा? ग्राफ को शो करेगा। और जो ग्राफ होते हैं, आपके ग्राफ होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फलन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? फलन से रिलेटेड होते हैं। तो आप सीधे से शब्दों में आप उस व्यक्ति को ऐसे समझा सकते हैं कि हम क्यों फलन पढ़ते हैं। क्योंकि आप चल रहे हैं रोड पर, तो आप भी ये कोई कहीं ना कहीं एक ग्राफ बना रहे हैं, और वो ग्राफ कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो रहा है? आपका फंक्शन से रिलेटेड हो रहा है। चलिए, अब फंक्शन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। माना दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। यहाँ पर अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब जो खाली नहीं होगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। और समुच्चय को क्या बोलते हैं? सेट। इंग्लिश में लिखता जाऊंगा। माना दो अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय
बी के अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा के द्वारा जुड़ा हो तो उस संबंध को फलन कहते हैं। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होती है। माना दो अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करना है। ये आपको जब आप लिखें ना कॉपी में, तो अभी आप इसी टाइप से लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। आप प्रत्येक अवयव को अंडरलाइन करेंगे। प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ। आप यहाँ पर अद्वितीय को अंडरलाइन करेंगे। अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा, आप संबंध को अंडरलाइन करेंगे। संबंध के द्वारा जुड़ा हो तो संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखें कि संबंध शब्द का यूज हो गया, और संबंध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। मतलब रिलेशन ही क्या होता है? फंक्शन होता है। रिलेशन ही क्या होता है? आपका फंक्शन होता है। बट प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन होगा यह जरूरी नहीं है। मैंने आपको सीधे से अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं समुच्चय ए का एलिमेंट हूँ और समुच्चय बी में भी और भी व्यक्ति हैं और समुच्चय ए का मैं एलिमेंट हूँ, तो अगर मेरा एक ही मित्र है समुच्चय बी में से, तो ये एक फंक्शन होगा। और अगर मेरा मित्र कई हैं बी में, तो ये एक रिलेशन होगा। रिलेशन तो बेटा कई टाइप के होते हैं, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसी, मौसा, पापा मम्मी से आपका रिलेशन, दोस्ती का रिलेशन है ना। तो रिलेशंस कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब एक ही व्यक्ति, किसी का तो मामा होता है, किसी का बुआ किसी का मामा होता है, किसी के फूफा जी होते हैं, किसी के फादर होते हैं, है ना, किसी के और रिलेशंस, किसी के मित्र होते हैं। तो वो रिलेशन है, वो क्या है? एक रिलेशन है। वहां वो फंक्शन नहीं होगा, वहां पर वह फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का बहुत सारे लोगों से रिलेशन, तो वहां केवल और केवल रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखेंगे। थोड़ा सा सेट एड बना के अपन बताते हैं, इसको सेट बना के अच्छा लगेगा आपको। अरे यार क्या, चलो यार थोड़ा सा तो गड़बड़ हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। और ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। क्लियर? चलिए एलिमेंट भरे देते हैं इनमें। जैसे मैंने इसमें भर दिया ए, 2 भर दिया, इसमें फिर 3, 4 और चलो 5 भी भरे देते, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट भर दिए और इसमें भी भाई मैंने एलिमेंट भर दिए। 1 भर दिया, फिर 4 भर दिया, फिर 9, 16, 25 और यहाँ पर ले लिया 36 भी ले लिया, ठीक है, ले लिया। ठीक, ये ए के एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ए के एलिमेंट होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, वो एक्स के मान होते हैं। समुच्चय ए के एलिमेंट क्या होते हैं? प्रांत होते हैं और एक्स के मान होते हैं। और समुच्चय बी के अवयव कहलाते हैं सहप्रांत। समुच्चय बी के अवयव क्या कहलाते हैं? आपके सहप्रांत कहलाते हैं। अब चलें अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे अपन कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अरे यार
ये गड़बड़ हो रहा है भाई। एक और चला गया साथ में फ्री पॉकेट में। अब ये पेन आने में टाइम लगाएगा। चलो आ गया पेन, जल्दी आ गया भाई। अब इसको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें, क्योंकि 1 और 2 दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ध्यान से बनाना है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ, अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा। देखो ये मैं जोड़ रहा हूँ, 3 को 9 के साथ जोड़ दिया, 4 को मैंने 16 के साथ जोड़ दिया और 5 को मैंने 25 के साथ जोड़ दिया। ये इस टाइप से मैंने इनको जोड़ दिया, कनेक्टेड कर दिए एक दूसरे। तो क्या बोला था मैंने डेफिनेशन? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ये आपका क्या होगा? एफ फंक्शन होगा। तो अब आप देखें कि इसमें देखो 1 1 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, 3 9 से जुड़ रहा है, 4 16 से जुड़ रहा है, 5 25 से जुड़ रहा है, 36 बेचारा किसी से नहीं जुड़ रहा है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। सबसे पहली बात कि ए का प्रत्येक अवयव, ए में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए भाई। कि ए में हमने जैसे यहाँ मैं 6 लिख दूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? 6 लिख दूँ। जैसे लिख के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो साफ मिटाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ, इस जगह 6 लिख दिया। अब भाई 6 किसी से नहीं जुड़ा, सपोज करो, या 7 लिख दिया, 7 किसी से नहीं जुड़ा, तो ये फलन नहीं होगा। तो यह एक फलन नहीं होगा। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ये जरूरी है भाई, ठीक है ना। चलें अब इसको कैसे शो अप करेंगे? 1 का संबंध किससे है? 1 से है। 2 का संबंध 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है, 5 का 25 से है। अब समुच्चय ए के अवयव अगर x हैं तो समुच्चय बी के अवयव क्या हो रहा है? x स्क्वायर हो रहा है। देखो 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग क्या है? 9 है, 4 का वर्ग क्या है? 16 है और 5 का वर्ग क्या है? 25 है। मतलब यहाँ पर जो संबंध है वो वर्ग का है, स्क्वायर का है। किसका संबंध है भाई? स्क्वायर का संबंध है। अगर ए के एलिमेंट x है तो बी के एलिमेंट x स्क्वायर होंगे। बट यहाँ पर ये कंडीशन याद रखना है, यहाँ पर 36 है, बी में 36 लिख रखा है मैंने, यहाँ पर 36 ले रखा है, तो 36 किसी से नहीं जुड़ रहा है, तो ये कोडोमेन के एलिमेंट है। और ए के जो एलिमेंट बी से जुड़ रहा है, जो बी के जितने भी एलिमेंट जुड़ रहे हैं ना इससे, उसको हम बोलते हैं रेंज, बोलते हैं परिसर बोलते हैं। और बी के सभी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं। ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हम प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। अब चलिए, जैसे आप सभी लोग सुबह भाई तैयार होके शीशे में के सामने तो खड़े होते ही हैं सभी लोग, और शीशे में अपने आप को देखते हैं। तो जो शीशे में अंदर जो व्यक्ति आता है वो आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वो आपका क्या होता है भाई? प्रतिबिंब होता है। क्या होता है भाई? प्रतिबिंब। अगर आप शीशे के सामने से हट जाएं तो क्या आपका प्रतिबिंब वहां पर रहेगा? क्या नहीं रहेगा। अगर आप हैं शीशे के सामने तो आपके प्रतिबिंब का अस्तित्व है, और अगर आप शीशे के सामने से हट गए तो आपके प्रतिबिंब का अस्तित्व हट जाएगा। मतलब आपसे वो, आप पर आपका प्रतिबिंब निर्भर करता है, लेकिन आप प्रतिबिंब पर आप निर्भर नहीं करते। आप हैं तो प्रतिबिंब है, और आप नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं होगा। ऐसे ही सेट ए के जो इधर से इस डायरेक्शन में, जब हम इस डायरेक्शन में बोलते हैं, ए से बी डायरेक्शन में बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब।
क्या बोला जाता है, एक का प्रतिबिंब क्या है, एक है, दो का प्रतिबिंब क्या है, चार है, तीन का प्रतिबिंब क्या है, 9 है। लेकिन जब हम डायरेक्शन बदल देते हैं, जैसे भाई किसी ने कहा कि ए से बी में तो चलो भाई प्रतिबिंब है, तो अब बी से ए में क्या कहलाएगा, कि भाई बी से ए में इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। और प्रतिबिंब की इंग्लिश तो सभी को आती है, इमेज। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है, जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि x जो है वो स्वतंत्र चर है। x कैसा चर होता है, स्वतंत्र होता है भाई। और y जो होता है वो आपका परितंत्र चर होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और y सीधा डिपेंड किस पर करता है, x पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो a के एलिमेंट है वो x के मान है, और b के जो एलिमेंट जुड़ रहे हैं इससे वो y के मान होंगे। तो अगर x का मान ही नहीं रखेंगे हम, तो y का मान मिलेगा क्या, क्योंकि x पर ही तो निर्भर करता है आपका y का मान। इसीलिए a है तो b है, ठीक है ना, और b नहीं है तो, अगर a नहीं है तो b का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए a का b में तो हम प्रतिबिंब बोलते हैं, और b का a में हम क्या बोलते हैं भाई, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है। अब चलते हैं हम फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं भाई, बहुत कुछ पढ़ना है हमें फंक्शन के बारे में। भाई लिखते क्या है इसमें, इसको शो अप कैसे किया जाता है फंक्शन को, चलिए देखते हैं इधर। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ए से बी में परिभाषित, किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, और इसके बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसके एलिमेंट अगर एक्स के मान हैं, तो ये एलिमेंट जो जुड़ रहे हैं ये किसके हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, एफ ए से बी में परिभाषित है, किससे किस में परिभाषित बोलेंगे, ए से बी में परिभाषित है, और बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसी को ही हम वाई भी लिख देते हैं, इसी को ही हम क्या लिख देते हैं भाई, वाई लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना इधर, अब मैं यहाँ पर शो अप कर रहा हूँ कि जो ए के मान होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रांत। समुच्चय ए के जो अवयव होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत। इंग्लिश में इसको बोलें तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। और बी के समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं वो होते हैं आपके सहप्रांत। क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोडोमेन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। तो फंक्शन को इस टाइप से हम निरूपित करते हैं, ए से बी में। ये तीर का साइन यही शो अप करता है, ए से किस में परिभाषित है फलन, बी में परिभाषित है। तो चलिए अब यहाँ पर बात आती है, हम वही बहुत बोल रहे हैं, एक तो ये प्रांत प्रांत प्रांत, डोमेन, डोमेन क्या है भाई, यहाँ पर डोमेन है क्या, क्या है भाई डोमेन, ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम केवल और केवल लिखेंगे यहाँ पर कि जो डोमेन होगी आपकी, डोमेन एक मैंने हिंदी आपको बता दी है तो सभी स्टूडेंट देख लेंगे। डोमेन होती है 1 2 3 4 और ये 5, ये होती है आपकी डोमेन। कोडोमेन क्या होती है भाई, कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन होते हैं समुच्चय बी के अवयव 1 4 9 16 25 और 36। अब भाई रेंज क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिसर। रेंज बी के उन मानों का समुच्चय होती है जिसकी प्री इमेज होती है ए में। मतलब वे अवयव बी के जो ए से जुड़े होते हैं वो आते हैं किसमें, रेंज में आते हैं। वो एलिमेंट किसमें आएंगे, आपके रेंज में आएंगे, 1 4 9 16 और 25।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो रेंज है वो किस में से है, कोडोमेन में से है। रेंज किस में से है, कोडोमेन में है। तो इसीलिए आप यहाँ पर फटाक एक ऐसे लिख लेंगे, रेंज जो होती है, अरे गड़बड़ हो गया, आर एन रह गया भाई बीच में, आजा पेन जल्दी आजा, ठीक है आ गया। रेंज जो होती है उप सबसेट होती है कोडोमेन। रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसके, कोडोमेन के सबसेट होती है। इसको, इस साइन को हम बोलते हैं सबसेट, उप समुच्चय बोला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको उप समुच्चय बोलते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं, कब बोला जाता है भाई उप समुच्चय, आपने 11th में पढ़ा होगा। यदि ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं तो ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। तब हम ए को बी का क्या कहते हैं भाई, सबसेट कहते हैं, यदि ए के सभी अवयव किस में विद्यमान हैं, बी में विद्यमान है। क्लियर। चलिए, तो हमेशा याद रखना है जो रेंज होती है वो किस में से आती है, कोडोमेन में आती है। किस में आती है, कोडोमेन में आती है। अब फलन के लिए कुछ शर्तें हैं, फलन के लिए कुछ शर्तें हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज, शर्तें। शर्त, पहली शर्त क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, होना चाहिए। भाई ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। दूसरा है समुच्चय बी के किसी अवयव का समुच्चय ए में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले दें एक अपन छोटा सा, यहाँ पर जैसे ये समुच्चय ए है जिसके ए के अवयव हैं ए और बी, सपोज कर, यहाँ पर बी सेट है, इसके अवयव ले लिए मैंने एक्स ले लिया और वाई ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया। अब जैसे ए एक्स से जुड़ा है, यहाँ पर वाई से ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो देखो बी का तो समुच्चय ए के अवयव का तो एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, ठीक है ना, बट वाई के कितने प्रतिबिंब हो गए, दो प्रतिबिंब हो गए, पूर्व प्रतिबिंब हो गए बी और सी, तो ये संभव है। लेकिन ए का एक अवयव एक ही, ऐसा नहीं कि हम ए को वाई से जोड़ दें, ये संभव नहीं होगा। बी के अवयव तो ए के दो अवयवों से जुड़ सकते हैं, लेकिन ए का एक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ सकता है, ये कंडीशन होती है। तीसरा आता है बी के किसी अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब
नहीं हो सकता है। जैसे 36 छूट गया था भाई, देखा था ना आप लोगों ने, 36 छूट गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो भाई, फलन है, फलन है। मतलब बी के किसी अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब नहीं भी हो सकता है, ये भी इसके लिए फलन होगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फलन आपका होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है भाई, सभी स्टूडेंट को मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th बता दिया। आपके एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी बुक आपकी जो इस साल स्टार्ट होनी है, उसके हमें चैप्टर्स वाइज मैंने आपको नाम बता दिए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट हैं, प्लस जेई मेंस का जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और साथ में हमने आज यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी स्टार्ट की है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन प्लस फंक्शंस की शर्तों के बारे में डिस्कस किया है। इसके आगे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।